प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बरतानिया के जो इमिग्रेशन कवानीन है उसमें तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। असाइलम और रिफ्यूजीज़ के बारे में जो मुजवज़ा तब्दीलियाँ हैं उस पर बरतानिया के जो होम सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल, उन पर काफ़ी तनकीद हो रही है। अब देखना यह है कि असाइलम और रिफ्यूजीज़ के हवाले से क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और उन पर तनकीद क्यों की जा रही है। दूसरा ये कि गुड रिफ्यूजीज़ और बैड रिफ्यूजीज़ जो हैं उसकी कैटेगरी जो है वो कैटेगरी में तकसीम किया जा रहा है। तो इससे क्या मुराद है, यानी गुड रिफ्यूजीज़ क्या होंगे, बैड रिफ्यूजीज़ क्या होंगे, किस को परेशान होने की ज़रूरत है जो नए मुतवक्के कवानीन हैं या तब्दीलियाँ हैं उससे। और इसी तरह से इससे जुड़े हुए कुछ और मामलात हैं जिस पर गुफ्तगू उन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम हैं जो ओवरस्टेयर्स हैं, इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, या बरतानिया के जो कवानीन हैं उसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, या फिर वो जो रिफ्यूजीज़ हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गुलाम हुसैन अमान हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं, यूके से हमारे साथ मौजूद हैं। सोलिसिटर असलम शेख साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर हैं इमिग्रेशन के हवाले से। बहुत शुक्रिया असलम शेख साहब। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमिग्रेशन और ह्यूमन राइट्स के हवाले से आप एक्सपर्ट हैं। और सोलिसिटर ज़ुबैर अवान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर इमिग्रेशन और बैनुल-अक़वामी उमूर। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। और सबसे पहले गुलाम हुसैन अमान साहब, पहले तो ये वाज़ेह कर दीजिएगा कि असाइलम और रिफ्यूजीज़ के बारे में जो मुजवज़ा तब्दीलियाँ हैं वो क्या हैं, क्या और जो तनकीद हो रही है प्रीति पटेल पे, वो तनकीद क्या है और क्यों है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए सद, आजकल बरतानिया के अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये इशू आजकल जो है टॉक ऑफ द टाउन है। और बरतानवी हुकूमत को जो है वो पोजीशन ने आड़े हाथों लिया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा तनकीद इसलिए कर रही है कि जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके तहत भी जो है वो आप इस तरह की गाइडलाइन नहीं दे सकते जजेस को या होम ऑफिस या इन लोगों को जो कि यहाँ पर असाइलम या रिफ्यूजी स्टेटस जो है वो क्लेम करते हैं। क्योंकि प्रीति पटेल ने एक टर्म यूज की है, उनका कहना है कि ये जो मेरी नई पॉलिसी है ये फर्म एंड फेयर होगी। तो फर्म इस हवाले से वो कह रही है कि जिन लोगों के यहाँ पर असाइलम केसेस रिफ्यूज हो चुके हैं उनको जो है वो यहाँ से फास्ट प्रोसेस के तहत जो है यहाँ से भेज दिया जाएगा। और जो लोग बरतानिया के अंदर लीगल तरीके से दाखिल होकर असाइलम क्लेम करेंगे उनको जो है वो कह रही हैं कि मैं उनको स्टेट वे जो है वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है वो परमानेंट स्टेटस जो है बरतानिया के अंदर दे दिया जाएगा। इससे पहले जो भी यहाँ पर रिफ्यूजीज आते थे उनको जो है वो 5 साल का वीजा दिया जाता था और 5 साल के बाद जब वो यहाँ पर 5 साल पूरे करते थे तो उसके बाद उनको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की इजाजत होती थी। लेकिन ये उन्होंने तब्दीली की कि जो भी उन्होंने कहा वार विक्टिम कंट्रीज हैं या जहाँ जिस कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन इस तरह हो रही है वहां से जो लोग आएंगे तो उनको जो है वो बिल्कुल स्टेट वे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, और उसके अलावा उनकी जो फैमिलीज हैं उनको भी बरतानिया के अंदर बुलाने की इजाजत होगी, उनको भी रीयूनाइट किया जाएगा। तो ये एक हवाले से ये उन्होंने नरमी इस तरह की नए रिफ्यूजीज के लिए। लेकिन मसला है कि जो यहाँ पर साल से लोग रह रहे हैं जिनके यहाँ पर इतने केसेस हैं या यहाँ पर केसेस किसी न किसी हवाले से रिफ्यूज हुए हैं, उनको वो कह रही हैं कि हम इनको जो है वो फास्ट ट्रैक पर डालकर वापस भेजेंगे, जिस पर जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट की तंजीमें बहुत ज्यादा तनकीद कर रही हैं। अपोजिशन पार्टी लेबर पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है, इसको अनह्यूमन बिल जो है वो लेजिस्लेशन करार दे रहे हैं। तो इस हवाले से बरतानवी वजीर आजम और बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल आजकल जो है वो काफी तनकीद की जद में इसी हवाले से। अब इस पर इसके जो जी बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि सोलिसिटर ज़ुबैर अवान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं भी खुशामदीद कहता हूँ ज़ुबैर अवान साहब प्रोग्राम में। लेकिन मैं अगला सवाल जो है वो बैरिस्टर अमजद मलिक साहब के पास लेकर जाऊँगा। बैरिस्टर साहब, ये अपोजिशन की जो लेबर पार्टी है वो गैर इंसानी करार दे रही है इन कवानीन को या तब्दीलियों को। आपके ख्याल में उनका जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और इसको इंटरनेशनल रिफ्यूजी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार देना अपोजिशन की लेबर पार्टी का जो नुक्ता नज़र है वो आप किस तरह से उसको देखते हैं? असद भाई बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि उन्होंने शुगर कोट किया इसको, कि उसको बताया यह है कि फर्मर एंड फास्टर एक्शंस हम ले रहे हैं। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो पानी के जरिए असाइलम सीकर्स को बरगला के या पैसे लेके बरतानिया के शोर्स के ऊपर लेके आते हैं और वो यहाँ असाइलम क्लेम करते हैं। लेकिन एज सच जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स वो दिखा रहे हैं कि अपील सिस्टम जो है फास्टर होगा, लोगों को भेजा जा सकेगा सेफ कंट्री से, यानी फ्रांस, बेल्जियम और इस तरह के आयरलैंड से आने वालों को उधर भेजा जा सकेगा।
या वो कह रहे हैं कि हम क्रैकडाउन करेंगे, जो कंटेनर लाते हैं उनकी मजीद चेकिंग या उनको जुर्माने होंगे। मैं समझता हूं कि जो मेयर्स हैं वो ज्यादातर उन लोगों के खिलाफ बता रहे हैं जो वो लोग यहाँ पे आएंगे, और बरतानिया सिग्नेटरी है जिनेवा कन्वेंशन का, इंसानी हकूक के चार्टर का, यूरोपियन कन्वेंशन के इंसानी हकूक का 1950 के दस्तखती है। तो आप अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को कैसे मीट करेंगे जब लोग आपके शोर पे आए, साहिल पे आए और असाइलम क्लेम करें, लुटे पुटे हों, उनकी जानों को पीछे खतरा हो, वो कन्वेंशन की रीजन को मीट करते हों कि उनको परसिक्यूशन का खतरा हो ऑन रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल ओपिनियन या रिलीजियस बिलीफ, और आप ये कह रहे हैं कि हम उनको जिब्राल्टर या आइल ऑफ मैन ले जाएंगे, या उनको हम फास्ट ट्रैक कर देंगे, या आपको गलत तरीके से आने की वजह से आपको हम एक कोडेड कैटेगरी में दाखिल कर देंगे जो कि सेफ नहीं होंगी। तो मैं समझता हूं कि ये क्वाज़ाई चैलेंजेबल है, अदालतें इसको देखेंगी, और पिछले सीरीज ऑफ 10 सालों में ऐसी लेजिस्लेशंस आई हैं जो सेफ नहीं थी, जो हाई कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ अपील ने उड़ा के रख दी। इसमें भी ऐसा मामला होगा। इट्स अ चीप पब्लिसिटी टेकिंग रेटरिक जो होम सेक्रेटरी के पास इख्तियार होता है कि वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस के जरिए सब्सिडरी लेजिस्लेशन पार्लियामान में पेश करे और कानून को तरमीम करे। मेरा ख्याल ये है, आखिरी पॉइंट, कि आप पिछले 10 सालों में इतनी सारी लेजिस्लेशन लेके आए हैं, लेकिन कोई एक स्टडी भी नहीं है जो ये बताए कि पिछली तमाम जो कवानीन हैं वो कारगर क्यों नहीं हो सके। क्यों कानून के ऊपर कानून आप लेके आ रहे हैं? क्यों एक स्टडी, जामे स्टडी नहीं है जो ये बताए कि पिछले कानून क्यों कारगर थे और क्यों ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? इमिग्रेशन ब्रेक्जिट में भी पॉलिटिसाइज हुआ, रेफरेंडम में भी पॉलिटिसाइज हुआ, इलेक्शन में भी पॉलिटिसाइज हुआ, और अभी भी पॉलिटिसाइज हो रहा है, और रेड क्रॉस और इंसानी हकूक की तंजीमें इसको अनलॉफुल करार दे रही हैं। सही है, लेकिन एक सवाल जो आपकी गुफ्तगू से मेरे जहन में पैदा हुआ है, मैं वो असलम शेख साहब के सामने रखता हूँ। मुझे शेख साहब ये बताइए कि एक तरफ तो जाहिर है ये मामला है ना कि कोई फ़र्ज़ करें किसी की जान को ख़तरा है, वो पानी के ज़रिए बहरी रास्तों से या किसी भी रास्ते से कंटेनर्स के थ्रू वो लुटे फुटे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी जमई साहब ने कि वो वहाँ पर पहुँचा है, तो इंसानी हमदर्दी के तहत हुकूमत पर या हुकूमत बरतानिया पर ये अखलाकी तौर पर भी आयद होगी ये पाबंदी कि वो उनको कबूल करे क्योंकि उनकी जान को ख़तरा। लेकिन दूसरी तरफ एक ह्यूमन स्मगलर की डेफिनेशन होती है कि जी जो इंसानों को की स्मगलिंग में मुलव्वस है, तो आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, इनको अलग अलग करके कैसे देखेंगे कि ये ह्यूमन स्मगलर्स का काम नहीं है, ये वाकई एक इंसानी हमदर्दी का मामला है? तो ह्यूमन स्मगलिंग को इस मामले से आप अलग करके कैसे देखेंगे? देखिए, जैसे अमजद मलिक साहब ने कहा कि ये मामला काफ़ी पेचीदा होगा, सस्ती शोहरत के लिए बयानात देना माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि आप इंसानी जानों के साथ किस तरह बिहेव करेंगे, आप किस तरह उनके साथ ये बिहेव रखेंगे कि वो आपके दरवाज़े पर आ चुके हैं, आपके घर में एंटर हो चुके हैं, और सिर्फ आप अपनी रिजिड पॉलिसियों की वजह से उनको किक आउट कर दें। तो ये आसान नहीं होगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखना ये पड़ेगा कि ये जो लोग आ रहे हैं ये क्या डायरेक्टली यूके के बॉर्डर्स पर आए हैं या ये दरमियान में किसी और मुल्क के अंदर स्टे किया है। चूँकि हमारा पैनलिस्ट सारे जानते हैं कि जो स्पेशली जो रेफ्यूजीज़ लॉ हैं उसके अंदर ये कैटेगरी बिल्कुल मौजूद है कि अगर आप दरमियान में किसी भी मुल्क के अंदर स्टे करेंगे किसी भी एक लम्हे के लिए, तो वो जो इमिग्रेशन लॉज हैं वो ये कहते हैं कि आपको उसी मुल्क में वापस भेज दिया जाएगा। मैं इनको आसान अल्फाज में नाजरीन के लिए बयान कर रहा हूँ। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वहाँ से असाइलम अपना बुनियादी जो मुकदमा है वहाँ से लड़ना पड़ेगा, ना कि आप दरमियान में स्टे करते हुए यूरोप में किसी मुल्क में आएँ और उसके बाद फाइनली बरतानिया में आप मतलब ये अगर आपकी जान को खतरा है और आपने कहीं पर स्टे किया है तो वहाँ पर भी तो आपको वहीं पर करना चाहिए था। यही बुनियाद बनाकर ये जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस लाए जा रहे हैं, और जो होम सेक्रेटरी उन्होंने यही बयान दिया है कि हम इन मामलात को संजीदगी से देखेंगे। अगर इन मामलात में पहले की कुछ सुस्ती कोताही हुई है तो वो अब नहीं की जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं यहाँ करता चलूँ कि प्रीति पटेल जो इस वक्त होम सेक्रेटरी हैं, ये एक जो मौजूदा गवर्नमेंट है कंजर्वेटिव की, ये उनकी कंसिस्टेंसी की पॉलिसी की वजह से मौजूद हैं। पिछले 15 साल से इसी पार्टी की हुकूमत मौजूद है और इन्हीं की पॉलिसियाँ चल रही हैं।
तो ये कहना कि हमने पीछे इससे पहले हमने ये नहीं किया तो अब करना है, जैसे अमजद मलिक साहब ने फरमाया कि ये इस तरह से जान नहीं छुड़ाई जाएगी। इनके ऊपर प्रॉपरली आपको देखना पड़ेगा। रेफ्यूजीज़ वो लोग हैं जो वॉर वाले मुल्कों से आए हैं, वो लोग हैं जिनके सियासी अनरेस्ट है जिन मुल्कों में, अगर वो किसी तरह से भी आते हैं तो डेफिनेटली अदालतें मौजूद हैं। अगर इनकी किसी पॉलिसी की वजह से उनके कोई हकूक सलब होंगे, वो फैमिली राइट्स हों, उनकी ज़ाती जान को ख़तरा हो या सियासी हकूक हों, तो अदालतें बरतानवी हमेशा से आज़ादी से फ़ैसला करती रही हैं। और ये भी हमारे में देखने में आया है कि अगर किसी शख्स को इन्होंने डिपोर्ट कर दिया है जल्दी में, अजलत में, या किसी भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में, तो अदालतों ने उस शख्स को वापस बुलाया है बरतानिया में। और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जो हमारे नाज़रीन भी जानते हैं और पैनलिस्ट के भी इल्म में है ऑलरेडी। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं इसी पर चाहूँगा कि ज़ुबैर अवान साहब का मौक़िफ़ भी लूँ, और अमजद मलिक साहब ज़रूर इस पर कमेंट करना चाहेंगे आई एम श्योर, क्योंकि उन्होंने ये गुफ्तगू को इनिशिएट किया था। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के ज़ुबैर अवान साहब और फिर अमजद मलिक साहब के पास आता हूँ। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको शामिल कहते हैं। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं और मज़ीद हम इस पर गुफ्तगू करें, जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, पॉलिसीज़ पे बात करने से पहले एक चीज़ मैं वाज़े करना चाहता हूं ज़ुबैर अवान साहब के थ्रू नाजरीन के लिए कि ये जो रेफ्यूजी है इसकी डेफिनेशन क्या है, किसको हम रेफ्यूजी कहते हैं, और कौन सा ऐसा रेफ्यूजी है जिसको असाइलम मिल जाता है और किसका केस जो है वो रिफ्यूज़ करने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, किसको, यानी मेरा सवाल ज़ुबैर अवान साहब ये होगा आपसे कि कौन डिज़र्विंग रेफ्यूजी होगा बुनियादी तौर पर, जिसके बारे में वाकई समझा जाएगा कि इसकी जान को ख़तरा है और ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचा है और इसको यहाँ पर इसकी इंसानी हुकूक की और इंसानी हमदर्दी के तहत इसको यहाँ पर स्टे करने की इजाज़त मिलनी चाहिए और किसको नहीं मिलनी चाहिए, इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको भी और तमाम आपके वालेकुम अस्सलाम देखने वाले नाज़रीन और सामीन को और आपके पैनलिस्ट को भी। रेफ्यूजी बेसिकली जिसको सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो वो लोग जिनको अपने मुल्क में अपने मखसूस कोई व्यू रखने की वजह से या उनकी नेशनलिटी की वजह से या रिलीजन की वजह से या किसी खास रेस से ताल्लुक रखने की वजह से उनको वहाँ पे अपने मुल्क में परसिक्यूशन हो, एक सिस्टमेटिक उन पे तशद्दुद हो और उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो वहाँ पे गुजारना, और वो उस दूसरे मुल्क में जाएं और वहाँ पे हिजरत करके जाते हैं और वहाँ पे बेसिकली असाइलम क्लेम करते हैं। और ये वो मुल्क हो जो कि रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को साइन किया हुआ। तो ये जो 4 या 5 रीजन बताई गई हैं, जिसमें एक है नेशनलिटी कि आपकी कौमियत है, उस वजह से आप किसी कौम से कौमियत से ताल्लुक रखते हैं और उस कौमियत के ताल्लुक की वजह से आप पे जुल्म और ज्यादती है एक मुल्क के अंदर, या आप एक पॉलिटिकल ओपिनियन, एक सियासी जो आपका एक पॉलिटिकल ओपिनियन आप रखते हैं, एक सियासी अकीदा रखते हैं जिसकी वजह से आप पे परसिक्यूशन है, जुल्म है, ज्यादती है आपके साथ, या आपका मजहब, या आपका जो आप किसी रेस से कबीले से ताल्लुक रखते हैं उस वजह से, या आप पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जो बहुत ये इसकी आगे लीगल काफी डिस्कशन है, बट सिंपल ये है कि आप इन 5 वजूहात की वजह से अगर आप पे जुल्म है अपने मुल्क के अंदर, आप दूसरे मुल्क में जाते हैं और वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं असाइलम के लिए, तो आपको वहाँ पे असाइलम देने की अब दूसरा मुल्क जो सिग्नेटरी है वो पाबंद है। इसमें जो चीज इम्पोर्टेंट है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो कौन से लोग हैं जिनका क्लेम या जिनका इस तरह का दावा कामयाब हो सकता है, वही लोग हैं जिनको जो अपने साथ, एक तो ये है कि वो अपनी जो भी उनका क्लेम है वो अपने मखसूस हालात में वो अच्छी तरह बयान कर सके, और दूसरा ये कि उस मुल्क के हालात जो कि होम ऑफिस के यहाँ के नॉलेज में हो और उसको हम ऑब्जेक्टिव एविडेंस कहते हैं वो भी सपोर्ट करें। तो दोनों तरह से आपके क्लेम को बेसिकली आप साबित कर सके, अपने जाती हालात के हवाले से और अपने मुल्क के हालात के हवाले से आप साबित कर सके, तो ऐसे क्लेम जो है वो एडमिसिबल होते हैं और कामयाब होने के उनको ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, सही है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि इससे परेशान
ज़्यादा परेशान लोग कौन हैं जो अपकमिंग चेंजेस आ रहे हैं इसमें। लेकिन इस सवाल पर आने से भी पहले मैं अमजद मलिक साहब आपके सामने ये सवाल रखूँगा कि ये जो हम अभी बात कर रहे थे कि ह्यूमन स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो है वो ज़्यादा सख्त एक्शन लिए जाने को प्लान किया जा रहा है, तो हम इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, अलग कैसे करके देखेंगे कि क्या ये ह्यूमन स्मगलिंग में पैसा कमाने के लिए लोग मुलव्वस हैं या वाकई जो लोग ट्रैवल करके आए हैं किसी भी तरह से कंटेनर्स के थ्रू आए हैं या वाटर्स के थ्रू आए हैं वो जेन्युइन रिफ्यूजीज हैं? असद, हम ये चाहते हैं कि देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ शेफ फ्रॉम ग्रेन, कि आप ह्यूमन ट्रैफिकर्स और स्मगलर्स के खिलाफ एग्जिस्टिंग लॉज के तहत कार्रवाई करें, मजीद सख्ती करें कि जो लोग इस घिनौने कारोबार में मुलव्वस है, जो लोगों की मिजरीज के ऊपर पैसे बनाते हैं या उनको गलत रूट्स के जरिए, अनसेफ रास्तों के जरिए बरतानिया लाने की कोशिश करते हैं और जो एज ए इंटरनेशनल क्राइम में मुलव्वस हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जहां आपने जंगें छेड़ी हुई हैं, आप खुद उसमें उलझे हुए हैं, वहां से जब स्पाइरल इफेक्ट आता है, लोग सीरिया से या इराक से या बाकी जगहों से, लीबिया से, वहां से लोग आते हैं, तो आप उनको डिनाई नहीं कर सकते अपनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जब वो आपके शोर पे आते हैं और वो असाइलम क्लेम करते हैं। तब आपको सेपरेट करना पड़ेगा। वाइल्स यू आर क्रैकिंग डाउन अगेंस्ट क्रिमिनल इंटरनेशनल माफिया, आप उन विक्टिम्स को डिनाई नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वो रास्ता मुंतखब किया जो उनके लिए अनसेफ था। हाँ, आपको ऑल्टरनेट भी फिर देखना पड़ेगा, जैसे कि कई ऑर्गेनाइजेशन बात कर रही हैं, तो फिर आप सेफ पैसेज दें। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी कंट्री में यूएन रेफ्यूजी जो अक़वाम मुत्तहदा का इदारा है उनसे राब्ता करे, और वो अगर वहां पे आपकी भी है प्रेजेंस, तो वो आपको वहां फिर आप असाइलम लेने की दरखास्त कबूल करें। अगर आप वो कोटा नहीं करते वेस्टर्न कंट्रीज और लोग फिर इसी तरह आपके शोर पे आते रहेंगे, या तो आप अपनी G20 मुल्क जो सिग्नेटरी हैं जिनीवा कन्वेंशन के, अपने अपने कोटे के तहत अपने अपने मुल्क में उन रेफ्यूजीज को वहां से असाइलम, पोटेंशियल असाइलम क्लेमेंट्स को उठाएं जो अपने मुल्कों से मुश्किल वजह से, कन्वेंशन रीजन की वजह से आ रहे। जब तक वो अल्टरनेट आप पैदा नहीं करते तो आपको ये इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और कोर्ट पहले भी ऐसे मामलात में लोगों को, आए हुए लोगों को मुल्क बदर करने से रोक चुकी हैं। आर्टिकल 31 ये कहता है कि आप जहां सेफ होता है वहां असाइलम क्लेम करें। और हमारा पुराना डबलिन कन्वेंशन भी था जिसमें फ्रांस से आए लोगों को फ्रांस या बेल्जियम या आयरलैंड वापस किया जा सकता था, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ आप पेनल्टीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे ख्याल में कोर्ट की स्क्रूटनी के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा गुलाम हुसैन अमान साहब, ये गुड रिफ्यूजीज और बैड रिफ्यूजीज, ये कैटेगरी जो ये किस बुनियाद पर बनेगी, यानी कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसकी बुनियाद पर हम ये तकसीम करेंगे कि ये गुड रिफ्यूजीज हैं, बैड रिफ्यूजीज हैं? देखें, जो प्रीति पटेल ने ये फर्म एंड फेयर की पॉलिसी बनाने का ऐलान किया है, और उसकी ये कह रहे हैं कि जो फ्रांस जो है ना, फ्रांस से बरतानिया जो लोग आते हैं बहुत ज़्यादा, वो इस तरह इलीगल आते हैं कि लॉरीज जो है ना उसके अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको छुपा दिया जाता है कहीं, जो जैसे कोई फल या सब्जी के कोई छोटे कंटेनर हैं उनके अंदर, या बहुत बड़े बॉक्सेस होते हैं उनके पीछे कहीं छुपा दिया जाता है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में रोज़ाना जो कंटेनर और लॉरियां जो हैं वो फ्रांस से बरतानिया में दाखिल होती हैं। हर लॉरी को जो है वो चेक करना, थॉरली चेक करना कोई इतना आसान नहीं है, इसलिए वो रैंडम चेक करते हैं। और रैंडम चेक करने के बाद फिर उन्होंने एक ऐसी डिवाइसेस रखी हुई हैं जो कि लॉरी के अंदर दाखिल करते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि अगर कोई जानदार चीज़ लॉरी के पिछले हिस्से में मौजूद है तो उनको उससे डिटेक्ट हो जाता है। तो वो हर लॉरी को फिर भी नहीं चेक कर सकते, वो रैंडम चेक करते हैं। तो उस रैंडम चेक के अंदर ही जो है वो पिछले साल इस तरह 8,000 से ज़ायद लोग जो है वो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट जो है वो पकड़े गए जो कि गैर कानूनी तरीके से बरतानिया दाखिल हो रहे थे। लेकिन जिनेवा कन्वेंशन के तहत जब वो लोग दाखिल हो जाते हैं बरतानिया की टेरिटरी के अंदर, तो वहाँ पर अपने हाथ खड़े करके असाइलम क्लेम करते हैं, तो फिर इनको असाइलम उनको देना ही पड़ता है, उस वक्त इनको कबूल करना पड़ता है। बाद में होम ऑफिस अगर उसको रिफ्यूज़ करता है या केस चलता है वो एक अलग बात है, फिर वो आगे अपील में चले जाते हैं, लेकिन उनको उस तरह जो है वो वापस नहीं भेजा जा सकता। अभी 3 दिन पहले भी
लंदन के इलाका से जो है वो एक लॉरी को रोका गया, तो उसके अंदर से 17 इलीगल इमिग्रेंट थे, जिसके अंदर कुछ पाकिस्तानी भी शामिल थे। तो उनको भी इस वक्त हिरासती मरकज के अंदर रखा गया है, उनसे भी बातचीत जारी है। तो बरतानवी हुकूमत की सबसे पहली जो कोशिश है वो यही है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोका जाए। जो स्मगलर्स हैं उनको क्रैकडाउन भी किया हुआ उनके खिलाफ, और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो एक्स्ट्रा फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय की हुई हैं। फ्रांस और बरतानिया का जो बॉर्डर है, कैले और डोवर, दोनों साइड्स के ऊपर उन्होंने जो है वो फ्रांस वालों ने भी की हुई हैं, इन्होंने डोवर वाली साइड पे की है ताकि रोका जा सके। और यही वजह है कि सजाओं में यहाँ तक कहा गया है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट रखी गई है, जो कि इंसानी स्मगलर जो है वो इस तरह पकड़े जाएंगे। ये जो नए कवानीन लाए जा रहे हैं वो इसीलिए लाए जा रहे हैं कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटी को रोका जाए, जिसके बाद जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो ऐसे लोगों को फैसिलिटी दी जाए जो कि बड़ी देर से बरतानिया के सिस्टम के अंदर मौजूद है, लेकिन उनके केसेस जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं, तो उनका कोई फैसला नहीं हो रहा। और जो दूसरी बात आपने की, जो गुड असाइलम सीकर जिनके बारे में ये टर्म यूज की जा रही है, वो उनके लिए कहा जा रहा है कि जो बरतानिया के अंदर लीगल तरीके से वीजा लगवा कर आए और यहाँ आकर असाइलम क्लेम करें और कहें कि जी हम अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते, हमें वहाँ पर जो है वो स्टेट प्रोसिक्यूशन का सामना है, या हमें वहाँ पर जान का खतरा है, जो भी सियासी बना वो कह रहे हैं जी उनको हम एंटरटेन करेंगे स्टेट वे, और उनको 5 साल का वीजा भी नहीं देंगे, बल्कि उनको स्टेट वे जो है वो जो इंडेफिनिट स्टे दे देंगे बरतानिया के अंदर। तो एक तरफ थोड़ी सी नरमी पैदा की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो इतनी ज्यादा सख्ती पैदा की जा रही है कि जो यहाँ पर ऑलरेडी एक बैकलॉग है लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स का, वो बहुत ज्यादा इस हवाले से परेशान है कि अगर वो सोचते हैं कि उनके लिए कोई एमनेस्टी आ रही है या उनको कोई ना कोई राहत मिलेगी, तो अगर उनके लिए ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि कहा जाए कि उनको हम फास्ट ट्रैक से जो है वो रिफ्यूज करके वापस भेज देंगे, तो इसलिए इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसलिए इसके ऊपर जो है वो एहतजाज कर रही हैं और खतूत लिख रही हैं बरतानवी हुकूमत को कि ऐसी पॉलिसी ना लाई जाए जिससे जो है वो जो गैर इंसानी हो। और कुछ और सवाल भी इस हवाले से मजीद पूछने हैं जो लोगों के जहनों में होंगे, मगर एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। असलम शेख साहब, मुझे एक तो ये बताइए कि ये जो नई तब्दीलियां हैं ये क्या पार्लियामेंट के थ्रू होंगी, ये होम सेक्रेटरी का अपना इख्तियार है, या इस हवाले से क्या है? एक तो ये दूसरा, जो एमनेस्टी स्कीम्स माजी में भी आती रही हैं, क्या नई एमनेस्टी स्कीम्स जो हैं वो भी ज़ेर गौर हैं? उससे कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? जी देखिए, हमें बरतानवी इमिग्रेशन जो हालिया इस वक्त चल रही है उसको देखना पड़ेगा जो ब्रेग्ज़िट के हवाले से, जो पोस्ट और प्री ब्रेग्ज़िट जो माहौल है उसके अंदर देखना पड़ेगा। अब ब्रेग्ज़िट के बाद हम ये देखते हैं कि बरतानिया यूरोप से बाहर आ गया है और इसको वापस अपने जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं वहाँ से इनका राब्ता दोबारा जुड़ा है, जिसकी वजह से इनको ये एमनेस्टी भी देनी पड़ेगी अब, और उसके अलावा ये नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड और कैनेडियन बेस्ड लेके आ रहे हैं, वो भी अखबारात की ज़ीनत है और उसके भी काफ़ी खद्दोखाल सामने आ चुके हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है उन्होंने ये बहुत बड़ा ऐलान किया है, जो कि पहले भी इस चीज़ के हामी थे। इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो प्रीवियस होम सेक्रेटरी थी ट्रीज़ा में, उनके साथ इस बात पे भी इख्तलाफात थे बोरिस जॉनसन के, कि वो उस वक्त भी ये कहते थे कि जो हमारे मुल्क के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, एक अरसे से रह रहे हैं और बरतानवी इकॉनमी में वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हमें कोई ना कोई पॉलिसीज़ लेकर आना, चूँकि उनको निकालना इतना आसान नहीं है, उनके फैमिली राइट से एग्जिस्ट कर चुके हैं, वो ब्रिटिश जो सोसाइटी है उसके अंदर वो इस कदर मिक्स हो चुके हैं कि उनको अलहदा करना नामुमकिन हद तक हो चुका है। तो क्यों ना उनको इस तरह एक पॉलिसी के तहत साथ लाया जाए सीरीज़ बाई, ताकि वो बरतानवी इकॉनमी के अंदर टैक्स पेयर बने और बरतानवी लाइफ को एंजॉय करें और वहाँ पर काम चले। तो इस वजह से अब जो चूँकि अब ऑल इन ऑल है, ब्रेग्ज़िट की मसरूफियात कम होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो अब इस तरफ उनको आना पड़ेगा। और ये भी एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि बरतानिया उन चंद बड़े मुल्कों में से है जिसको हर वक्त
जो अफराधी क़ुव्वत की ज़रूरत रहती है, जो स्पेशली उनकी लेबर मार्केट को पूरा कर सके। तो ये जो असाइलम सीकर हैं, ये जो रेफ्यूजीज़ हैं और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बरतानिया के अंदर, ये उनके लिए एक बड़ी सरदर्द बनी हुई है। अब इसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी को भी सहारा देना होता है। अब जब बिज़नेस कम्युनिटी को सहारा देना होता है तो उन्होंने ये स्कीम मुतारफ़ कराई है जो ऑस्ट्रेलियन बेस्ड है, कि जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम स्किल्ड वर्कर्स जो हैं पूरी दुनिया से, वो सर्टन लेवल पर इतने मार्क्स पूरे करेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलियन बेस्ड है, तो वो उनको हम हाईली क्वालिफाइड होंगे, एक्सपीरियंस्ड होंगे, ब्रिटिश जो इंग्लिश है उससे वाकिफ़ होंगे, तो उनको हम इन क्राइटेरिया पूरा उतरने के बाद उनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट बेस पे यहाँ बुला लेंगे और वहाँ से वो अगर कंटिन्यू करना चाहें तो वो एज ए ब्रिटिश कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ साथ एमनेस्टी की जो ख़ास बात है वो ये है, चूँकि बोरिस जॉनसन जैसे ही मेरे ख्याल से फारिग होंगे ब्रेग्जिट की फ़ाइनल डील और इसको फ़ाइनल होने के बाद, तो उनका सबसे पहले ध्यान इसी तरफ आएगा। और उन्होंने ये कहा हुआ है, माजी में भी इलेक्शन कैंपेन में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था कि वो अब ये चाह रहे हैं कि इसको होम सेक्रेटरी के साथ बैठ कर एक जामिया प्रोग्राम दिया जाए, ताकि जो लोग यहाँ पर एक लंबे अरसे से रह रहे हैं, मौजूदा जो लॉन्ग जो स्टे पॉलिसी उनकी है वो 20 साल की है, जो कि नामुमकिन हद तक लंबी है जी। तो अब उसको शॉर्ट करके उम्मीद है कि 7 से 10 साल के दरमियान जो है वो एक पॉलिसी लेके आएंगे, जिसके अंदर वो ये रखेंगे कि जो लोग किसी बड़े क्राइम में मुलव्वस नहीं हैं, जिनमें इंसानी जानों का क्राइम है और इस तरह के सीरियस क्राइम है जिनमें टेररिज्म है, उसके अलावा ख़ास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस के जो मेन इश्यूज़ हैं और क्राइम अगेंस्ट वुमेंस हैं और बच्चों के ख़िलाफ़ हैं। और जो इसके अलावा आप ये देखें कि कुछ लोग इल्ज़ामात ये भी हैं कि जो लोग बच्चों के साथ दूसरे मामलात में इन्वॉल्व हैं, तो ये क्राइम से निकाल कर करैक्टर जो मेन इशू बनाकर अगर उनके उस क्राइटेरिया पूरा उतरेंगे तो उनको एमनेस्टी स्कीम दी जाएगी, और ताकि वो ब्रिटिश इकॉनमी में प्रॉपर रोल अदा कर सकें और उनका जो स्टे है वो रेगुलराइज कर दिया जाए और उसके बाद उनके मामला स्टार्ट होंगे। सही। और साथ ही जो इधर आएगी पॉइंट बेस्ड स्कीम, तो उसके अंदर टोटली वो लोग स्किल्ड वर्कर्स आएंगे जो पूरी दुनिया से, जैसे ऑस्ट्रेलिया बुला रहा है, इनवाइट करता है और कनाडा इनवाइट करता है, तो उसी बेस पे इन्होंने सर्टन मार्किंग रखी हुई है, 70 मार्क्स आपने पूरे करने हैं, जिसमें एजुकेशन के हैं, एक्सपीरियंस के हैं और बाकी आपकी लैंग्वेज के हैं। तो ये 2 रास्ते खोल रहे हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे ये डिसीजन आएगा तो डेफिनेटली अगर एमनेस्टी आती है तो उसे पार्लियामेंट की मंजूरी की ज़रूरत होगी। अगर अदरवाइज एग्जिस्टिंग को अगर वो चेंज करना चाहेंगे तो वो होम ऑफिस जो होम सेक्रेटरी जो है वो अपनी पावर के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। नई जो तब्दीलियाँ हैं ज़ुबैर अमान साहब, उसमें सबसे ज़्यादा परेशान कौन लोग हैं? एक तो शायद वो होंगे जिनकी असाइलम की एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो गई और उनको ख़तरा है कि उनको फास्ट ट्रैक के थ्रू वापस भेज दिया जाएगा, जैसा कि कहा जा रहा है। और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि जो नई मुजवज़ा तब्दीलियाँ उससे कौन लोग ज़्यादा परेशान हैं? थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा। पहली बात तो ये मैं क्लैरिफाई करूं कि ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा जो हम समझ रहे हैं फास्ट ट्रैक से वापस भेजेंगे, अपील प्रोसेस फास्ट होगा, डिटर्मिनेशन प्रोसेस फास्ट होगा। ये सब चीज़ें जो हैं वो इनफैक्ट पहले से आई थिंक 1999 एक्ट के बाद इमिग्रेशन एक्ट था, उसके बाद से ये 2002 एक्ट आ गया, 2004 2006 ऑनवर्ड ये हमेशा से रहा है। और जैसे कि इससे पहले मलिक साहब भी कह चुके हैं इस पे कि ये कोर्ट्स ने ये डिटेंट फास्ट ट्रैक केस वक्त होता था उसको खत्म किया, कोर्ट्स ने अनलॉफुल करार दिया उसको। इसी तरह से ये जो अभी भी इस टाइम पे भी आपकी चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं जिनके थ्रू इन्होंने भेजने के बीच में रखा था होम ऑफिस में सिस्टम, तो ये सब चीजें ऑलरेडी इन प्लेस हैं। सिर्फ जहां तक मैं समझूंगा, अगर आप मुझे कहेंगे एज ए प्रैक्टिशनर मैं इसको कैसे देखता हूँ, होम ऑफिस बेसिकली एक क्लीन ब्रेक चाहता है अपने ऑलरेडी जो फ्रैक्चर्ड और फेल्ड सिस्टम है, और ये कोई पहला सिस्टम नहीं है। इस वक्त भी पिछले 20 सालों में भी वो लोग जो इस चीज पे नजर रखते हैं वो जानते हैं कम से कम 3-4 दफा ये एक डिफरेंट जो है वो असाइलम सिस्टम आया, और हर दफा इसको न्यू असाइलम मॉडल कहते हैं, कभी अभी इन्होंने इसको न्यू इमिग्रेशन सिस्टम कह दिया। ये एक क्लीन ब्रेक चाहते
अपनी नाकामियों से और एक नया सिस्टम के नाम पे ये कहेंगे ये लेगेसी बन गया है, पुराना सिस्टम बन गया है, जो पुराना केस वर्क है वो हम उसको डील नहीं कर सकते, उसको लाइन लगाएं, नए सिस्टम में हम नए केसेस को डील करेंगे और नए तरीके से इसको हैंडल करेंगे इन चीजों के हवाले से। तो मैं नहीं समझता कि किसी को, जो हमारे सुनने वाले देखने वाले जो लोग इसमें हैं, उनको कोई ओवरली परेशान होने की जरूरत है, जो ऑलरेडी यूके में है। अलबत्ता जो नए लोग आएंगे उनके लिए नया सिस्टम है, तो जो यहाँ पे आएगा, मेरे ख्याल में अवान साहब ने अर्लियर ऑन कहा था कि उनके लिए ये शायद सिस्टम हो। तहकीक भी जो बात है, ये भी एक बात है कि हो सकता है ये प्रिकर्सर हो एक जो एमनेस्टी को हम इस टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए कि फिजा तैयार की जा रही हो, विच इज अ गुड थिंग। तो हम सिस्टम के नए आने से तो मैं नहीं समझता कोई परेशानी है। अलबत्ता होप ये है कि ये जो यूके की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ ये कंप्लायंट हो और फेयरनेस जो है वो सिर्फ कहे जाने वाली बात ना हो, बल्कि वाकई ये सही है, बिल्कुल सही है। इस पर असलम शेख साहब कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं? मैं अगर आप इजाज़त देते हो तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद पॉइंट ऐड कर लीजिएगा और फिर बाकी मेहमानों से मैं जानना चाहूँगा कि तजवीज़ वो क्या करते हैं आने वाले दिनों के लिए। उनके पास अगर उनसे कहा जाए कि वो सजेस्ट करें, अपनी सजेशंस दें गवर्नमेंट को, होम डिपार्टमेंट को, या उनकी एक्सपेक्टेशंस एज एन एक्सपर्ट क्या है गवर्नमेंट से, तो ये मैं उनसे जानता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी ज़ुबैर अवान साहब गुफ्तगू कर रहे थे और असलम शेख साहब उस पर कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। आप अपना पॉइंट ऐड कर लीजिएगा सर, फिर हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। जी, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि एक अरसे से हम जो ब्रिटिश इमिग्रेशन को डील करते हैं, एज ए ब्रिटिश वहाँ रहते हैं, जो हमारे वहाँ पर पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ वो इमिग्रेशन फीसिस का है। आप ये समझते हैं कि कोरोना के हालात में हमने हज़ारों ऐसी एप्लीकेशंस फ़ाइल की हैं, पूरे मुल्क से फ़ाइल हुई हैं, जिनके अंदर हमने फीसिस को कम करवाया है या उनको माफ़ करवाया है। तो अब सूरत हाल ये है कि जैसे ही ये नया पॉइंट बेस्ड सिस्टम लेके आ रहे हैं, ये एग्जिस्टिंग आप देखें तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मसला वो ये है कि इन्होंने इमिग्रेशन को एक बिज़नेस के तौर पर सामने लाया है, जो कि एक इंतहाई गैर इंसानी और गैर आप ये कह सकते हैं कि गैर मसावी सिस्टम है। हर साल अप्रैल के अंदर ये फ़ीसों में 25%, 20% इजाफा कर देते हैं। अब हालात ये हैं कि जो ख़ास तौर पर स्किल्ड माइग्रेंट वर्कर भी हैं, वो वहाँ पर तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन अपनी फैमिली को वहाँ पर अपना जो मामलात हैं फाइनेंशियल वो नहीं चला सकते। सिर्फ चूँकि उनके जहन में एक तलवार लटक रही होती है कि हमारी 2 साल बाद 3 साल बाद जब एक्सटेंशन आनी है तो हमें इतने सर्टन पाउंड जो है वो चाहिए उसकी फ़ीस पे करने के लिए। उसके अलावा हमें मेंटेनेंस अकाउंट मेंटेन करना है और उसके अलावा हमें लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं, जो मामलात हैं खाने पीने के, जो मामलात हैं रहने के, घरों के किराए पूरे करने हैं। तो मेरी इस फोरम से हमारे जो भी ब्रिटिश पाकिस्तानी MPs हैं, काउंसलर्स हैं और बाकी जो इंसानी हकूक़ के वकला हैं, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब है, अवान साहब हैं, ज़ुबैर अवान साहब हैं, इन सब से ये गुजारिश होगी कि इस बात पर ज़रूर आवाज़ उठाएं, होम ऑफिस को लिखें और बाकी जो पाकिस्तानी बासर लोग हैं, हमारी पाकिस्तान एम्बेसी जो है और स्पेशली जो हमारा होम ऑफिस है यहाँ पर पाकिस्तान का, तो इन चीज़ों को देखें कि इसको बिज़नेस की बजाय इसको एक रीज़नेबल फ़ीस रखें। अगर आप 10 साल पहले जाएँ तो ये बड़ी नॉमिनल फ़ीसें थी जो बढ़ती अब उनको स्टॉक नहीं लग रहा और इस साल अप्रैल में फिर ये उम्मीद है कि ये इंतहाई बढ़ जाएंगी। और ख़ास तौर पर जो असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए तो आप एक बिल्कुल इशू साइड पे रखें। जो हमारे स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी परेशानी है, फैमिली रीयूनियन के लिए बड़ी परेशानी है। तो इसको हमें इंतहाई अहम पॉइंट के तौर पर देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है अमजद भाई साहब। एक तो जो आप इस पर अगर जो असलम शेख साहब कहते हैं उस पर ऐड करना चाहें तो कर दीजिएगा। दूसरा ये कि आप क्या सजेस्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें आप समझते हैं गवर्नमेंट ठीक कर रही है, कौन सी चीज़ें आप समझते हैं जस्टिफाइड हैं, कौन सी आप चीज़ें समझते हैं जिस पर उनको नज़रसानी करनी चाहिए? आपके पास सजेशंस क्या हैं? बहुत शुक्रिया। असलम शेख साहब ने बिल्कुल बजाव कहा है और हमने आपके साथ इसके ऊपर प्रोग्राम भी किए हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को वकला की तंजीम की तरफ से फरवरी 2020 में और 21 में फरवरी में बाकायदा खत लिखा है कि ये स्टूडेंट फीस जो है एक्सटॉर्शनेट है। 1-4 बच्चों की फैमिली जो है ह्यूमन राइट का वीजा एक्सटेंड करवाने जाए 10,000 पाउंड फीस है। 10,000 पाउंड आम आदमी की तनख्वाह नहीं है साल की।
तो ये उनको कहा है कि उसको नजरसानी करें, ये एक्सटॉर्शनेट है। मैं सपोर्ट भी करता हूं, इसके ऊपर लिख भी चुका हूं, हम दोबारा भी लिखेंगे। आपने ये कहा कुछ चीजें ठीक है, ट्रैफिकर्स के खिलाफ बात और कानून साजी, और आपको पता नहीं है जो लुटे पुटे लोग आते हैं, फैमिली जो बोट में बैठती है, कई दफा 2 बच्चे उनके पानी में गिर जाते हैं, 2-3 पहुंचते हैं, आधी फैमिली वहां रह जाती है, आधी यहाँ रह जाती है, और वो 20-20, 30-30 हजार पाउंड दे के आते हैं। मेरे ख्याल में ह्यूमन स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसका कोई ना कोई उसका मंतकी ये अंजाम, उसका बाकी चीजें भी उसको देखें। अमजद भाई साहब, कुछ तो अब देखें, कुछ तो जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम का शिकार होकर पहुंचते हैं पनाह लेने के लिए, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि बहुत सारे केसेस में तो हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो सिर्फ बाहर जाने के क्रेज में, बाहर सेटल होने के क्रेज में जो है वो स्मगलर्स को पैसे देते हैं कि हम वहां पर किसी तरह से बाहर पहुंच जाए यहाँ से, यानी उनको क्रेज होता है कि वो पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे केसेस भी, लेकिन कुछ इकोनॉमिक माइग्रेंट्स होते हैं, लेकिन जो लोग जेन्युइनली फ्लीइंग परसिक्यूशन कर रहे होते हैं, यानी पुरतशद्दद माहौल से निकल रहे होते हैं, देन टेक्निकली वो अपना सारा कुछ बेच देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चों की या उनकी जान बच जाए। मसलन लीबिया, इराक, सीरिया, इन जगहों से आने वाले लोग इतने मुश्किल हालात से निकल के आते हैं कि देन जब वो आ जाते हैं तो देन उनको वापस उसी जगह भेजना एक किस्म का नामुमकिन होता है। अब आप उनके ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। मेरी तजावीज ये होंगी कि आप बिल्कुल कंटेनर चेक करें। एक्चुअली इनको मसला पोस्ट ब्रेग्जिट फ्रांस की तरफ से इन्फ्लक्स का है कि ब्रेग्जिट के बाद फ्रांस आजाद है, वो दक्कम दक्के उनकी तरफ भेजना ना शुरू कर दे और यहाँ पे अंबार ना लग जाए एप्लीकेशनों के, उसको रोकने के लिए ये कंटेनर्स को चेक करना और सख्त कानून साजी करना चाहते हैं। मेरी तजावीज जो हैं वो 5 हैं जी। एक तो केस स्टडी करें, प्रॉपर स्टडी करें कि ये कानून मुअस्सर क्यों नहीं हो रहे और पिछले क्यों नहीं हुए, अब क्या करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ रेफ्यूजी कन्वेंशन के तहत मुआहदा करें और वर्कबल प्रोसीजर प्लेस करें ताकि लोग वहां पे लाइन में लग के यूएन रेफ्यूजी कमिश्नर को दरखास्त दे सके। वर्क परमिट का निजाम जो है बेहतर करे। यहाँ इतने रेस्टोरेंट्स, इतनी हॉस्पिटैलिटी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जो सिर्फ इस वजह से बंद है कि वो अपना स्किल्ड वर्कर वहां से नहीं ला सकते। ना शेफ ला सकते हैं, ना मिठाई बनाने वाला ला सकते हैं, ना कोई एंटरटेनमेंट वाले ला सकते हैं, ना कोई नर्सेज या दूसरे लोग ला सकते हैं जिनकी इतने पॉइंट्स हाई हैं। 32,000 पाउंड तनख्वाह या लाइसेंस लेना या इतना मुश्किल है कि वर्क परमिट के ऊपर बंदा लाना इस वक्त बहुत मुश्किल है। हुकूमत ने 2 साल का वीजा ऐलान किया है कि जो पढ़ेगा यहाँ आके उसको 2 साल का वर्क वीजा देंगे। ये अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं, लेकिन ये मजीद होना चाहिए। ये 5 साल का वीजा होना चाहिए ताकि जो बंदा यहाँ 50,000 पाउंड लगा के पढ़ाई करता है, डिग्री करता है, वो कम से कम 5 साल ये रह के फैसला कर सके कि उसने यहाँ रहना है या वापस जाना है। हाईली स्किल्ड माइग्रेंट पॉइंट बेस्ड इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया था। उम्मीद करनी चाहिए कि इसको दोबारा रिवाइव करें, थोड़ा कनाडा की तरह जरा पॉइंट बेस करें, लेकिन थोड़ा नर्म करें ताकि क्वालिफाइड लोग यहाँ आ सके। और अपील का हक लाजमी रिस्टोर करें। बरतानिया में 50% अपीलें हम जीतते हैं सिर्फ इस वजह से कि इंतजामी डिसीजन मेकिंग बड़ी फ्लॉड है, गलत है, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होता और सबूत जो है प्रॉपरली देखा नहीं जाता, तो अदालतें रिलीफ देती हैं। तो अपील का हक ना जाने दें। और आम माफी, यहाँ पे 20 लोग हैं जो 10 साल से इस सिस्टम में स्टक है, उनके बच्चे हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, लेकिन वो सिस्टम में स्टक है, ना वापस भेजे जा सकते हैं ना या रखे जा सकते हैं। मेरे ख्याल में उनके लिए आम माफी की बहुत बड़ी जी डिमांड है और वो होनी चाहिए और वो बरवकत भी होगी और इंसानी हुकूक के बिल्कुल मुताबिक भी होगी कि आप जिन लोगों को भेज नहीं रहे उनको आप ब्लैक इकोनॉमी में काम करने की इजाजत भी दे रहे हैं, भेज भी नहीं रहे। तो मेरे ख्याल में उससे रादर देन कि उनको टेक्स्ट अ फ्रेंड और लैंडलॉर्ड को ये कहे कि इनको घर किराए पे ना दे, उससे बेहतर है कि आप उनको आम माफी दे ताकि वो टैक्स दे और आपके एक्सचेकर में हिस्सेदार बने। ठीक, बिल्कुल सही है। जुबैर रहमान साहब, आप इमिग्रेशन कवानीन को ब्रेक्जिट से कैसे मिलाकर देखते हैं और वही सवाल कि आपके पास सजेशंस क्या हैं, क्या होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। ब्रेक्जिट के हवाले से तो मैं ये अर्ज करूंगा कि जाहिर बात है पैनल भी इस वक्त लॉयर्स का बैठा है, ये यकीनन इस चीज को मॉनिटर भी करते हैं, देखते हैं कि इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिस वैसे भी बहुत डिफिकल्ट है और जो हमें यहाँ पे एक एटीट्यूड है इमिग्रेशन लॉयर्स के टुवर्ड्स यहाँ के सिस्टम का, वो भी काफी
बाज़ औक़ात अनबियरेबली एग्रेसिव भी होता है, चैलेंजिंग है। इमिग्रेशन लॉ प्रैक्टिस इन इटसेल्फ बड़ा चैलेंजिंग है। अगर आप सजेशंस की बात करेंगे कि क्या सजेशंस हैं, बिल्कुल मैं रिहैश नहीं करना चाहता जो अमजद मलिक साहब ने अभी आपके सामने बयान की है, और यकीनन ये तकरीबन ऑन सिमिलर लाइंस में भी इस चीज़ को रीइटरेट करूंगा कि एक तो मैंने बहुत जो कम्युनिटी से बात होती है सभी लोग इस चीज़ पे होते हैं कि विजिटर अपील्स, इन्होंने फैमिली विजिटर अपील्स हुआ करती थी, तो मैक्सिमम अपील्स जो है वो जीती जाती थी और वीज़ाज मिलते थे। पेरेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, हम लोग यहाँ पे हमारे पेरेंट्स हैं, बाकी रिश्तेदार होते हैं, उन लोगों को इन्होंने जब से अपील प्रोसेस खत्म किया है विजिटर्स का, ये मैं समझता हूँ। और इसके ऊपर कुछ काम भी हुआ है होम सेक्रेटरी के साथ, लेकिन कोई खातर खा इस पे इन्होंने प्रोग्रेस नहीं की। और मैं समझता हूँ कि ये इस फोरम से, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं जरूर समझूंगा कि हमें इस चीज को नोट करना चाहिए। बाकी बिल्कुल मलिक साहब ने सही फरमाया है। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा जी, टेम्पररी वर्कर्स जो है इस टाइम पूरी दुनिया में जो एक्सपीरियंस और वर्क एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, उसका एक्सचेंज बड़ा इम्पोर्टेंट है। उस एतबार से भी यूके की गवर्नमेंट्स ने हालांकि किए हैं कुछ रूल्स इन्होंने डिफाइन किए, लेकिन इस कदर फ्लेक्सिबल और क्लियर नहीं है कि लोग पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं या जो काम करने वाले यूथ हैं वो यहाँ पे आए, एक्सपीरियंस लें और वापस जाएं। इस चीज को भी क्लियर करना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन की टू सक्सेस है। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया। गुलाम हुसैन रहमान साहब, कैसे मुख्तसर कंक्लूड करेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने, ज़ुबैर रहमान साहब ने और असलम शेख साहब ने उम्मीद की बात ज़रूर पैदा की है। और बरतानिया में 3-4 रोज़ कबल जो है वो बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि हम जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड हैं, हम चाहते हैं कि वो सिस्टम के अंदर आएँ। तो इस बात को लोगों ने बहुत ज़्यादा पूरा उम्मीद हुए इस बात से और बड़ी उम्मीदें बांधी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है जो हम यहाँ पर एहसास करते हैं कि किसी ना किसी लेवल के ऊपर एमनेस्टी के बारे में जो है वो गौर जरूर हो रहा है, और उसके लिए जो है वो ज़ाहिर है इस तरह का माहौल भी बनाया जा रहा है कि ये ना हो कि वो एमनेस्टी का ऐलान करे तो बहुत सारे दूसरे यूरोपीय ममालिक से लोग यहाँ पर अमड़ आए। तो मेरा ख्याल है इसलिए ये हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जो यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, ब्रेग्जिट के बाद ज़ाहिर है उनकी यहाँ पर वर्कफोर्स की भी ज़रूरत है, तो उनके लिए कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी जरूर आएगी कि वो इज्जतदार तरीके से जो है बरतानिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन रहमान साहब, असलम शेख साहब, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, सोलिसिटर ज़ुबैर रहमान साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को बहुत सी एजुकेशन मिली होगी और इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारे लोगों के जहनों में अपकमिंग जो चेंजेस आ रहे हैं कवानीन में उसके हवाले से सवाल होंगे, उसके जवाब मिले होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।